नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 1 फरवरी को 2026-27 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। देश को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और विकास के मुद्दे पर 2026-27 के इस बजट में भारत के हर एक वर्ग की ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और सरकार कितने सुधारों के साथ और कितना कुछ किस वर्ग को देने जा रही है और क्या ऐसे बड़े फैसले लेने जा रही है जिससे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया ने जो भारत के सामने चुनौतियां पेश की हैं, उन चुनौतियों का सामना इन बजट प्रावधानों से हो पाएंगी और भारत की रफ्तार चाहे जीडीपी के ग्रोथ का हो और चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का हो और चाहे उत्पादन का और सप्लाई चेन को बनाने का, अपने ग्रोथ को बनाते हुए दुनिया के साथ हम कैसे कदम से कदम मिलाएं और यूथ के एस्पिरेशंस पूरे हों और साथ ही साथ मिडिल क्लास जिसकी चाहत कुछ बड़ी हो रही है और सरकार भी उसे एड्रेस करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है और क्या सरकार को करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और इनका आकलन आप जरूर सुनिए इस बजट को लेकर। अपेक्षाओं को जहां तक ध्यान में रखा जा सकता है उसके संदर्भ में, और क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक तौर पर सरकार तक ये बात पहुंचे और वो करे ताकि इस देश को वो सब कुछ मिले बजट के माध्यम से जो देश के लोग चाहते हैं। पहला सवाल तो यही है सर कि इस बजट से अपेक्षाएं क्या हैं हर एक वर्ग की, जिसको अगर आप समराइज करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाकर जी, देखिए, ऐसा है कि समाज का हर वर्ग बजट से कुछ अपेक्षा रखता है। और इस वर्ष का जो बजट आ रहा है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बात पर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोअर मिडिल क्लास अपने आप को सरकार की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स है उससे जोड़ नहीं पा रहा है। ऐसा उसे लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय इकानमी में ज्यादा अच्छा रोल करने के लिए ज्यादा उन्मुख है बनस्पत की आम आदमियों की आवश्यकता है। जी। अब देखिए, मैं छोटे व्यापारियों की बात करूंगा। उनका मार्जिन जो प्रॉफिट का है वो कम होता जा रहा और बिजनेस उनका गिरता जा रहा है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए काफी। जैसे अमेरिका में इतना जबरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां पर इतना हैवी ट्रैफिक लग गया, टैरिफ लग गया, उसकी वजह से उनको परेशानी हुई। और देशों के साथ कंपटीशन बहुत है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस देश की है और जिसमें मिलियंस ऑफ लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इसकी ओर गवर्नमेंट को इस तरह की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है और जितनी जेम्स एंड ज्वेलरी है और हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मिडिल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं या जो बहुत बड़े स्केल पर नहीं ऑपरेट करती लेकिन जिस स्केल पर ऑपरेट करती हैं उसमें उनका जो उत्पाद है वो एक्सपोर्ट में अच्छा जाता है और एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलती है। तो उनकी और सरकार को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार की नीतियां, कुछ नीतियां ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स जो इस समय चल रही है, जो स्थिति पैदा हो रही है, उसको मीट करने के लिए आवश्यक है। तो वो भी सरकार को करनी ही पड़ी और सरकार कर रही है। जैसे डिफेंस सेक्टर में लेता हूँ, देखिए, इस सेक्टर में जो प्रोडक्शन पिछले साल हुआ है तो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है और हमारा डिफेंस प्रोडक्ट जो अब लगभग 100 देशों में दुनिया में बेचा जा रहा है। और अगर आप वो 5-7 साल पहले की तुलना में और आज की तुलना में करें तो भारत दुनिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में की जो लिस्ट है उसमें बहुत आगे आ रहा है धीरे धीरे। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी चाहते हैं कि भारत का डिफेंस प्रोडक्ट हम उसको खरीदें और वहां पर भारत का मार्केट बन रहा है। और भारत काफी सोफिस्टिकेटेड चीजें भी डिफेंस में कर रहा है। डिफेंस उपकरण और डिफेंस प्रणाली और हर चीज में तरक्की हो रही है। डिफेंस रिसर्च में भी काफी पैसा दिया जा रहा है और इस बजट में उम्मीद करते हैं कि इसके लिए एक
जो प्रोविजन पिछले साल था, लगभग उसका अगर डबल नहीं तो कम से कम 50-60% ज्यादा हो जाएगा। मे बी अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन डिफेंस के लिए इस साल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करेगी और उसके लिए तो एक और दूसरी बात कि हम जो फार्मिंग सेक्टर में सरकार बराबर ये कहती रही है कि हम फार्मर्स के इनकम डबल कर देंगे, लेकिन ये डबल हुआ नहीं है। और अभी भी देखिए बहुत बड़ा गैप है। हालांकि किसान सम्मान योजना है और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है और चीजें एग्रीकल्चर के लिए जो की गई हैं उनका फायदा हुआ। अभी मनरेगा में आपने देखा, मनरेगा को चेंज कैसे वो जी राम जी राम जी। नई स्कीम लाई गई और उसका पर्पज सिर्फ यही है कि जो पैसा डायरेक्ट उनको मिलता था, मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता था। और जो बीच में बिचौलिए थे वो बहुत सारा पैसा खा जाते थे। पिछली सरकारों में तो ज्यादा ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से नई सरकार आई तो उन्होंने इसको रेशनलाइज किया और डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता थी जो उन्होंने किया है, जैसे वो 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया। तो इससे गांव के लोगों को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि विरोधी पार्टी इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि उनके नाम से ये पुरानी स्कीम चल रही थी और उनको लगा कि हमारी एक अच्छी योजना सरकार ने हाईजैक कर लिया। खैर ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन जो भी हुआ मैं समझता हूँ किसान गांव के मजदूरों को और गांव के आम लोगों को इससे फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि हमें जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है अपने इकोनॉमी के, उनको बूस्ट करने की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं जैसे आपको दूं, मोटरसाइकिल्स हो गए, बाइक्स है, स्कूटर्स है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट दुनिया में है। और आपको शायद पता होगा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन बाइक्स बिक रही हैं। यानी आउट ऑफ 5 बाइक्स एक तो कम से कम इंडियन है ही। तो इस तरह का मार्केट अफ्रीका में भी बहुत बड़ा मार्केट इसका हो सकता है। जो अंडर डेवलप्ड रीजन वर्ल्ड के हैं वहां पर 2 व्हीलर्स की डिमांड बहुत जबरदस्त होगी, 3 व्हीलर्स की डिमांड बहुत जबरदस्त होगी। ये ठीक है कि कारों का मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, क्योंकि कार हम मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक यूज में भी ले रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मोटर जो ऑटो पार्ट्स होगा, इन सब की भारत ने अच्छी तरक्की की है और इस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करना है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए हम कार मार्केट बढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सड़कों की लिमिट है। और आप देख रहे हैं कि जो कंजेशन दिल्ली और मद्रास और बॉम्बे और कलकत्ता इन सिटीज में और बाकी छोटे शहरों में भी इतना बुरा हाल हो गया है कि सड़क पर चलने की जगह नहीं है। तो सरकार को इस मामले में सोचना होगा कि मोटर कार्स की बिक्री अगर इतनी तेजी से बढ़ती रही तो सरकार कैसे कोप कर पाएगी इस समस्या से। तो इसके लिए बेहतर ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और मेट्रो तो और शहरों में भी जा रही है और मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम अब हो रही है तो वहाँ भी मेट्रो बनने चाहिए और मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से होना चाहिए और लोगों को पर्सनल कार का यूज का थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए कि ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। तो इससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल होगी और इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। और लेकिन कुल मिलाकर ऑटो इंडस्ट्री इंडिया की बहुत प्रॉस्परस इंडस्ट्री है और इसके लिए भी अच्छे प्रोविजन की आवश्यकता है। इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का युग आ गया है और उसमें अभी हम पीछे हैं चाइना से और कंट्री से। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे तेजी के साथ की जाए और उसके लिए किस तरह के इंसेंटिव दिए जाए, जैसे गवर्नमेंट ने PLI निकाली थी इंडस्ट्री के लिए एज ए होल, और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ मेड इन इंडिया में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का उसका फायदा हुआ। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया का हुआ है इसके पीछे PLI स्कीम गवर्नमेंट की एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है। तो ये ऑटो इंडस्ट्री और जो कुछ इस तरह की इंडस्ट्री है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन हो ताकि उनका उत्पादन और तेजी के साथ बढ़ सके। दूसरी बात यह कि जो सेवाएं हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, वो हमारी
बहुत हम कहें कि हमारी इकॉनमी के रीढ़ की हड्डी बनी हुई है धीरे-धीरे। और कुछ सर्विसेज में तो हम बहुत दुनिया में आगे हैं ही, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में है, और डिजिटल सर्विसेज में भी हम आगे आ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे जो मिनिस्टर कंसर्न है, उन्होंने एआई के बारे में एआई। कहा है कि एआई तीसरी। का इंडिया इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग प्लेयर। हाँ, तीसरी तो बड़ी एआई ताकत के है वो। लिए, जी, एआई के लिए कैसे किस तरह के प्रोविजन किए जाए कि हम लीड पोजीशन में आ जाएं दुनिया में, और ज्यादा कंट्रीज में हम अपने सेल कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को, एआई प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह की चीजें हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसानों के अलावा जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कभी नई स्कीम निकाली है। अ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शहर में काम करने वाले मजदूरों की तो ठीक है, उनकी जो आपने मिनिमम वेजेस वगैरह फिक्स कर दी है, और अच्छी वेजेस फिक्स कर दी है बहुत से शहरों में तो। लेकिन जो देहात का लेबर है, वो अभी भी मार्जिन पर है, और उसको उसके हितों के लिए की रक्षा के लिए सरकार को करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि पूरा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे युवकों को स्किल ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। और जो एक नया कल्चर इस देश में पैदा हो गया, ये हमारे जो बड़े बड़े माल हैं, इन्होंने पैदा कर दिया है कि हमारे यंग जनरेशन को डिलीवरी बॉयज बना रहे हैं। मिलियंस ऑफ, यानी लाखों में लोग ऐसे हैं शहरों में बेचारा जो डिलीवरी का ही खाली काम करते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए कि बड़ी अच्छा साइन है कि वहाँ का यूथ, वहाँ का यंग जनरेशन खाली डिलीवरी बॉय बने। और ठीक है, उनको रोजी रोटी का उनकी चल रही उसकी वजह से, लेकिन इसके लिए अल्टरनेट सोचना जरूरी है, और इसको बहुत प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। गिग वर्कर्स की जो ये सब स्कीमें हैं, क्योंकि इससे फिर देखिए स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो पीछे रह जाएगी, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कोई अच्छी ट्रेनिंग अगर के अभाव में वो खाली ये सब काम करने लग जाएंगे, तो उनका लाइफ वो बहुत आगे लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि स्किल ट्रेनिंग की जो स्कीम्स है, उसको कुछ बहुत व्यवहारिक बनाना चाहिए। ऐसा हो कि बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद तुरंत अपना काम कर सकें या जॉब मिल जाए उनको, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है सब जगह, और वो बहुत सिस्टमेटिक और बहुत नहीं है साइंटिफिक तौर से नहीं है। और ऑर्गेनाइज्ड और नहीं है। जी, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत जबरदस्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। दूसरी चीज ये है कि कुछ सेक्टर्स में हम गिर रहे हैं, परेशानी में पैदा है। जैसे आप देखिए, इंडियन रुपी है, अब रुपी काफी नीचे जा चुकी है। यानी आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 92 रुपए की का करीब $1 आ गया है। ये थोड़ी चिंता की बात है। अच्छा, ये चिंता, ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत सा पैसा निकाल रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ महीनों में काफी शेयर्स, काफी इक्विटी बेच दी है शेयर मार्केट में, और अपना पैसा खाली किया। तो ये शो करता है कि जो इस तरह से के इन्वेस्टर्स हैं, उनका हमारे मार्केट पर कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ये मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो किया जाए, इसके ऊपर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हालांकि शेयर मार्केट में इधर काफी तेजी कुछ दिनों से, कुछ महीनों में रही है, और ऑलमोस्ट शेयर मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति पैदा हो गई है अब इस समय, तो ये जो इक्विटी मार्केट से पैसा लेके कर रहे हैं, हालांकि आप जानते हैं कि जो इस तरह के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन के, उनको लिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि दे आर फ्लाइंग बर्ड्स। ये आज एक ढाल पर है, कल दूसरे ढाल पर चल जाएंगे। आज एक कंट्री में है, कल दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। तो इनको लगेगा कि जहां पर ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, तो अपना पैसा एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर देंगे, क्योंकि ये फ्लोटिंग मनी होती है ना, शेयर है तो उसको बेच दिया। इससे हमें कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट देश में है ज्यादातर, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है।
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं वो इंडस्ट्री में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे, सर्विस सेक्टर में लगाएंगे और ऐसी चीजों में लगाएंगे जहाँ वो उनका पैसा तो ब्लॉक होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश का भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। जी। तो गवर्नमेंट किस तरह से एफडीआईज को ज्यादा इंसेंटिव देगी, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम्म, क्योंकि देखिए, पहले भी क्राइसिस हो चुकी है और कंट्रीज में एफआईआई की वजह से ये अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो फिर वहाँ की करेंसी कमजोर हो जाती है, वहाँ की इकॉनमी डाउन जाने लगती है और लोगों में कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट के लिए कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सीरियस मैटर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना हो। प्रोफेसर सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी में एक जी। सुधार हुआ और वो हाँ। एक नवरात्रि बन जाना, जो जो भी आप कह सकते हैं, और वो सब कुछ सरकार ने दिया। जीएसटी से सरकार को कुछ नुकसान भी हुआ है उसके कोष में। तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें, और कहाँ तक जाएगा, किस किस सेक्टर में? तो वो जो आएगा, उस आवक में कुछ कमी है, उसकी भी भरपाई करने की कोशिश बजट में सरकार करेगी? नहीं, देखिए, जीएसटी से रियलाइजेशन तो गवर्नमेंट को बहुत हो रहा है। हम्म। गवर्नमेंट की इनकम तो जीएसटी से बढ़ी है, काफी तेजी से बढ़ी है, जी जी जी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है बिल्कुल जीएसटी का। कलेक्शन हुआ है, अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह है हम्म। कि जीएसटी का फायदा हुआ है, हम्म। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका फायदा हुआ है, हम्म। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है। और दूसरी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बहुत सारा है जो जिसके ऊपर अगर टैक्स कम हुआ है और इंपोर्ट कास्ट कम हो गया है जीएसटी की वजह से, जो मार्केट से बाहर से माल आता था उसकी उसकी कीमत भी में कम हुई, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट हुआ है। दूसरी बात, मार्केट में भी इसका फायदा आम पब्लिक को हुआ है और बहुत सी चीजें लोग पहले खरीदना बंद कर दिए थे, बहुत कम खरीद रहे थे क्वांटिटी में, अब वो जीएसटी कम होने से वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से कुल मिला के सरकार का रियलाइजेशन जीएसटी से अच्छा हो रहा है। बाकी है कि हर सिस्टम में कुछ कमियां तो होती हैं और वो जीएसटी में भी है, जिसको और हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। सर, और दूसरी बात यह है कि जी, मध्यम वर्ग जी, के अपेक्षाओं के संदर्भ में अगर देखें, तो जी, जीएसटी का इससे भी जुड़ाव है, और मध्यम वर्ग की कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं जो सरकार से वो चाहती है, ये वर्ग चाहता है कि उसको बहुत कुछ मिल जाए। क्या कुछ बहुत कुछ देने की स्थिति में इस बजट में सरकार होगी क्या? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ सरकार इस बजट में दे पाएगी, क्योंकि जियो पॉलिटिकल स्थिति इस समय बहुत राइट। नाजुक है। जी। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो तो है ही, उसके अलावा हमारे बॉर्डर पर टेंशन है, हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी सारे ही तो हमारे दुश्मन की तरह खड़े बैठे हुए हैं। हमारा ट्रेड इन लोगों से भी था, वो सब तो ट्रेड खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल टेंशन इसकी वजह से पैदा हुआ और जो सामाजिक टेंशन पैदा हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कुल मिला जुलाकर कि गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है कि वो हर वर्ग को और जितना पैसा जितना लोग चाहते हैं उतना दे सके, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एलोकेशन इस वक्त कंट्री को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए और जियो पॉलिटिक्स में अपना स्थान बनाए रखने के लिए है। बहुत मेहनत करके हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि 10 में से 12 में से चौथे स्थान पर आ गए हैं और अब तीसरे स्थान की तैयारी है। तो जो ये काफिला, जो ये यात्रा हमारी इकॉनमी की है, इसको आगे बढ़ाना है तेजी से, तो उसके लिए लोगों को भी थोड़ी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। और ये है कि जो गरीब तबका है, बहुत लोअर क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े, इस बात की चिंता सरकार को जरूर करनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ चीजें हमारे देश में ऐसी हैं जिसके में व्यापक सुधार की जरूरत है। अब जैसे मुफ्त राशन की व्यवस्था है, इसमें बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, आपको पता है कि राशन लोग लेके और बेच देते हैं। ऐसी बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जिन्होंने अपने आप को लोअर इनकम, लोएस्ट कम से कम आमदनी का डिक्लेयर करके और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ ऐसी चीजों में प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, इसका इसकी जांच होनी चाहिए। जगह जितने राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दे मस्ट बी उनको उनको खंगालने की कोशिश करनी चाहिए, कितने जेन्युइन है, कितने फ्रॉड है। तो इससे बहुत बड़ी सेविंग होगी देश को।
जो फिजूल में जो वेस्ट हो रहा है पैसा सरकार देश का, वो बचेगा। और इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन पर बहुत कुछ हम कमांड कर पाए हैं, कंट्रोल के साथ कमांड भी कर पाए हैं। क्या बजट के ऐसे प्रावधानों से कम इन्फ्लेशन वगैरह पर हम कंट्रोल रख पाएंगे, या कुछ वो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं स्थितियां, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो तो बहुत गड्ढमड्ढ है सर इस समय। ये देखिए, इन्फ्लेशन पर तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। मेरे ख्याल से इंडिया विश्व के बिल्कुल। चंद देशों में है जहाँ इस वक्त इन्फ्लेशन एकदम मिनिमम लेवल पर है। और इसको कायम रखने की आवश्यकता है। वो जो आपने कहा ठीक कहा कि जरूरत इस बात की है कि इन्फ्लेशन रेट को हम इतना नीचे रखें, हम इसके ऊपर न जाए तो अच्छा है। और रिजर्व बैंक ने मैं समझता हूँ कि इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी जो रेपो रेट की पॉलिसी रही है और काफी सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। और हमारा सेंट्रल बैंक इस लिहाज से काफी अच्छा काम कर रहा है। क्या इस बजट में लेकिन ऐसा ये भी कि इस बजट में ऐसा भी कुछ प्रावधान होने जा रहा है सर, जिससे हमारे रुपए की जो ये कीमत गिर रही है वो स्थिर हो, क्योंकि रुपए की कीमत तो इतनी गिरनी नहीं चाहिए। युवकों को रुपए रुपए की कीमत हमारी जो रुपए डॉलर। की, जी। हाँ देखिए, रुपए का तो करना पड़ेगा सरकार को। अब रुपए के लिए सरकार क्या कर सकती है? एक तो मैंने बताया ना कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा ज्यादा आकर्षित करना है। FIIs पर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स की जो सिचुएशन होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं होती है। हम उससे बाउंड हैं। अब किसी देश में अब यूरोप में युद्ध छिड़ जाए, ईरान में युद्ध छिड़ जाए, फर्ज कीजिए, जो स्थिति बन रही है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका अगर हमला कर दे और उसके बाद फिर और स्थिति खराब हो, तो इन चीजों पर भारत का कंट्रोल तो नहीं है ना। तो उससे निपटने के लिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। और ये हमारे लिए एक बाइंडिंग फोर्स है कि हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कैसे अपनी नाव को खेते हुए आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में मोदी जी की जो नीति है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। देखिए, इतनी बड़ी पावर के खिलाफ स्टैंड करना और अपनी इकानमी को आगे ले जाना, ये मामूली बात नहीं है। और इसका हमने उनकी टैरिफ का कितना अच्छा काट हमने बना दिया कि आजकल लगभग 11 देशों के साथ हमारे ट्रेड वार्ता और ट्रेड या तो हो चुकी है या फिर होने के कगार पर है। और सबसे बड़ी तो सफलता यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रही है, जो मेरे ख्याल है होने ही वाली है 2-4 दिन के अंदर 26 चालू हो जनवरी जाएगी। को ही वो प्रोसीजर तो शुरू है सर, जिस दिन ये हमारा प्रोसेस जो सरकार ने शुरू किया है कि हम एक देश के ऊपर डिपेंडेंट न रहेंगे, हम दुनिया में अधिक से अधिक देशों के साथ अपना व्यापार करें ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सकें। और जिस देश में जिस चीज के एक्सपोर्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां हम उनके लिए कोशिश करें। बिल्कुल। अब देखिए, बहुत बड़ा मार्केट हमारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, अफ्रीका के अंदर है। ये अभी हमने उतना टैप नहीं किया है जितना हम कर सकते हैं। तो हमें इन देशों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध करने हैं अपनी इकानमी के, ताकि हमारा ज्यादा ज्यादा माल बिक सके। और फिर इन देशों में से कच्चा माल भी हमें कम कीमत पर मिल सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे मिनरल्स, माइन मिनरल्स और प्रेशियस मेटल्स वगैरह भी है, सब कुछ है। तो इन देशों में जो भंडार इन चीजों का है, अब इसका फायदा देखिए चाइना ने बहुत जबरदस्त उठाया। उठा लिया। अगर आप चाइनीज इकानमी के ग्रोथ को देखें तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज चीन का इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में बहुत जबरदस्त है। और बहुत बड़ी लैंड एरिया चीन ने ऑक्युपाई कर ली अफ्रीका में, जहाँ चाइनीज फार्मर्स खेती करते हैं और वो सारा उनकी ओनरशिप में आ गया है। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी थी हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। अब धीरे धीरे अफ्रीकन मार्केट में भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इस तरह के जो मार्केट है, तो इसमें हमें घुसने की कोशिश करनी चाहिए, अपना माल अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करनी चाहिए, इन कंट्रीज को मदद देनी चाहिए, इकोनॉमिक एड देनी चाहिए, ताकि ये हमारे साथ मिले और हमारे चीजों को अपने मार्केट में लें और हमारा एक्सपेंशन हो इनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये एक पहला भाग है, बजट के पहले का एक सर्वेक्षण है और एक असेसमेंट है
प्रोफेसर ललन प्रसाद सर का। और 1 फरवरी के एक दिन पहले तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बात करके अपेक्षाओं और होने वाली स्थिति 2026-27 के बजट पर हो जाए। और प्रोफेसर सर ने कहा भी है कि हम इस पर और वीडियोस बनाएंगे, इसलिए इंतज़ार करते रहिए। ये पहला वीडियो है, पहला भाग है बजट के पहले का। और बजट के पेश होने के पहले 2 से 3 वीडियो में हम और चर्चा करेंगे कि क्या कुछ ऐसा सरकार करे जिससे 26-27 के बजट में दुनिया के तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने इकोनॉमी की गति को वही रफ्तार दे पाएंगे। ललन सर, आपने हमारे साथ बातचीत की और आगे भी आप बातचीत करेंगे। आप इसी तरीके से मुद्दों को रखते रहिए और दर्शकों को प्यार मिलता रहेगा और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी हम चाहेंगे। और अगली वीडियो में हम आपसे कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।